नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक है भारत के करंट अपडेट्स के अंतर्गत फरवरी 2024 का करंट अपडेट्स। देवभूमि आईएएस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मंथ टू मंथ करंट अपडेट्स आपके सामने रख रहा हूं मैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है आपका। और आप मेरी जो नियत या सोच है या जिस हिसाब से मैं आपके सामने मैटर रख रहा हूं, उस चीज को समझ पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इससे आपको भी काफी फायदा होगा। और दूसरी बड़ी बात आपके सामने रखता हूं इस वीडियो से पहले कि इसी का परिणाम ये हुआ कि आपने हमारे वीडियोस पसंद किए और हमारा मैटर पसंद किया, और उसके बाद मेरे द्वारा जो उत्तराखंड के सब्जेक्ट पर बुक लिखी गई है ऑल इन वन नाम से, उसका भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स है हमारे पास। बहुत सारे लोगों के लाइब्रेरी तक वो पहुंच चुकी है। फिर से उस बुक को आपके सामने रख रहा हूं कि ये उत्तराखंड की ऑल इन वन बुक अब हर स्टूडेंट की लाइब्रेरी में उपस्थित है या रहेगी भविष्य में। ये मेरी उम्मीद भी है और मैं करके भी दिखाने वाला हूं आपको। और दूसरी बड़ी बात, विंसर पब्लिकेशन के द्वारा मेरे लिए एक संदेश है कि उत्तराखंड, जिस प्रकार उत्तराखंड पर एक किताब लिखी गई है, ठीक उसी प्रकार एक और बुक लिखी जाए जो उत्तराखंड के किसी भी शहर में बैठे स्टूडेंट के लिए एक ऐसी बुक हो जो हर सब्जेक्ट को छुए। मतलब ये तो केवल उत्तराखंड की बुकें हैं, केवल उत्तराखंड के विषय पर लिखी गई हैं। अब एक ऐसी बुक सामने होनी चाहिए जो हर सब्जेक्ट को छुए। मतलब उसमें जीएस से संबंधित हर सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर का भी उसमें शेष पार्ट हो, और करंट अपडेट्स भी हो, खासकर इंडियन करंट अपडेट्स, क्योंकि उत्तराखंड के करंट अपडेट्स तो हम लोग कवर कर देते हैं, लेकिन इंडियन करंट अपडेट्स हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए तुरंत ही आने वाले समय में आपके सामने मेरे द्वारा एक और बुक सामने आएगी जिसमें जीएस के सारे पार्ट्स और करंट अपडेट्स के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि ठीक इसी बुक की भांति आप उसे भी मुझे रिस्पॉन्स अच्छा देंगे, और इसके लिए धन्यवाद आप सभी का। और उत्तराखंड के कोने कोने पर बैठे हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हुए जो भी छात्र मुझसे जुड़े हुए हैं, और आपके बेहतर सोच और अच्छे रिस्पॉन्स के लिए सो मच थैंक्स फॉर दिस वन। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस ईयर 2024 में भी आपके सामने रेगुलर इसी प्रकार उपस्थित रहूंगा और हर महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कशन जरूर होगा। चलिए शुरुआत करता हूं फिर से करंट अफेयर 2024 फरवरी का कुछ खास पॉइंट, क्योंकि भारत के करंट अफेयर को कवर कर पाना बहुत बड़ा मुश्किल है। आप भी जानते हैं ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन उसके खास पहलुओं को छूकर मैंने इस टॉपिक को खत्म किया है और खास चीजें आपके सामने रखी है। पहला ही प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, पूछा है, क्योंकि उत्तराखंड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का थोड़ा डिटेल होगा तो पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो उत्तराखंड को इस बार मिला है 19वां स्थान। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तराखंड को 19वां स्थान मिला है। तो ये कहाँ हुए हैं, क्या हुए हैं 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स, थोड़ा सा इस पर हम लोग डिटेल करने वाले हैं। चलिए डेट के साथ आए यहाँ पर। कब हुआ है? 19 फरवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 के मध्य हुआ है। सॉरी, 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी, चूंकि ये टॉपिक छूट गया था इंडियन करंट अपडेट्स में, इसलिए आयोजन हुआ है इसका तमिलनाडु में। चेन्नई, किन किन शहरों में? तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयम्बटूर, इन 4 प्रमुख शहरों में इसका आयोजन हुआ था। और इसका शुभंकर मस्कट था वीरा मंगई, यानी रानी वेलुंचियार के बारे में इसमें बताया गया है। अच्छा, संस्करण, ये कौन से संस्करण था, कौन से नंबर का था? 6ठा संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और इसमें लगभग 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश थे, लगभग सभी थे। और कुल खेल जितने खेले गए हैं इसमें 26 खेल इसमें खेले गए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो चेन्नई, तमिलनाडु वगैरह में आयोजित किया गया इस बार, तो इसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, नया खेल जो शामिल हुआ है इस बार वो है स्क्वैश। ये नया गेम इसमें शामिल हुआ था। और प्रदर्शन खेल के रूप में सिलंबम, स्वदेशी मार्शल आर्ट, इनको भी शामिल किया गया था इस बार। अगर ये सब ठीक ठाक रहा तो आगे ये भी शामिल हो जाएंगे। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी रही हैं वृत्ति अग्रवाल, तेलंगाना राज्य की, और उन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं तैराकी में। चलिए एक बार पदक तालिका पर नजर डालेंगे। पदक तालिका, महाराष्ट्र टॉप में रहा इस बार
57 स्वर्ण पदक, 48 रजत और 53 कांस्य के साथ 158 टोटल पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, जहां पर ये हुए हैं, 38 गोल्ड, 21 सिल्वर और 39 कांस्य पदक के साथ 98 पदक जीते हैं। और तीसरे स्थान पर रहा है हरियाणा राज्य, 35, 22 और 46 टोटल 103 पदक। उत्तराखंड की स्थिति हम पूछ रहे थे, वहां पर क्वेश्चन जो था, 19वां स्थान रहा है उत्तराखंड का। 5 स्वर्ण पदक उत्तराखंड के खाते में, 3 रजत और 8 कांस्य पदक हुए थे, यानी टोटल 8 5 13 और 3 16 पदक, टोटल 16 पदक मिले हैं इसको उत्तराखंड को। और उसमें से भी 5 स्वर्ण पदक मिले, चलो 3 रजत और 8 कांस्य के साथ उत्तराखंड का स्थान रहा है पोजीशन 19वां स्थान। और राहुल सरनालिया 1500 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने। चलिए आगे बढ़ जाता हूं, ये था पहला ही टॉपिक। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 पर एक नजर मार देता हूं फटाफट से, कि जो 2023 का हुआ था वो था 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 में, वहां मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था पिछला वाला, और 5वां संस्करण था। प्रथम स्थान महाराष्ट्र का ही था उस समय भी। और उत्तराखंड को क्या पदक मिला था? 23वां स्थान था। तो उत्तराखंड की पोजीशन, इसका मतलब 80, 2 ही स्वर्ण पदक मिले थे। इस बार उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड को पिछली बार मिले हैं 2 स्वर्ण और इस बार मिले हैं 5 स्वर्ण। तो उत्तराखंड की स्थिति थोड़ा बेहतर रही। और पिछली बार उत्तराखंड का स्थान 23वां था और इस बार उत्तराखंड का स्थान 19वां है, तो ये भी ठीक है। तो उत्तराखंड के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 सफल रहा, ये कह सकते हैं हम। आने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए एक शुभ संकेत होगा जो उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला पार्ट क्वेश्चन था ये अभी तक का। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, नंबर डला हुआ है यहाँ पर। 17 फरवरी 2024 को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? 98वें नंबर का है और 2023 का है, 24 में मिला हुआ है 17 फरवरी को। तो देखते हैं वो 2 बड़े नाम, जगत गुरु राम भद्राचार्य, संस्कृत के भाषा के विद्वान और कई वेदों के ज्ञाता, गीतकार गुलजार, उर्दू भाषा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और गीतकार गुलजार जी को और जगत गुरु राम भद्राचार्य, ये 2 बड़े नाम जिन्हें 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा डिटेल ज्ञानपीठ की भी और इनसे संबंधित कुछ खास प्रश्न जो बनने की संभावना रह सकती है या रहती है। संस्कृत को इस बार, अब तक टोटल ज्ञानपीठ की बात की जाए तो संस्कृत को दूसरी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है और उर्दू भाषा को 5वीं बार इस ज्ञानपीठ पुरस्कार से। मतलब संस्कृत जो यहाँ की मूल भाषा भी है और उसको केवल दूसरी बार इस बार संस्कृत को ज्ञानपीठ मिला हुआ है और उर्दू को 5वीं बार ज्ञानपीठ दिया गया है। जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत भाषा के विद्वान हैं और चित्रकूट तुलसी विद्यापीठ के संस्थापक भी रहे हैं और 2015 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था। अच्छा, दूसरा बड़ा नाम गुलजार जी, तो उनके बारे में जो प्रश्न यहां पर हैं, संपूर्ण सिंह कालरा, कई नाम उनके यहां पर आ रहे हैं। तो संपूर्ण सिंह कालरा नाम जो लिखा हुआ है, बोर्ड थोड़ा सा हैंग हुआ है ऐसा लग रहा है, एक बार थोड़ा बैक करना पड़ेगा मुझे फिर से, तब आगे चलूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। यहां पर बोर्ड को लेकर थोड़ा सा दिक्कत चल रही है अभी। ये देखिए कभी कभी बोर्ड हैंग हो जाता है तो मतलब काफी दिक्कत आ जाती है। अगर ये अब आगे नहीं बढ़ा तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर से हमें बैक करना पड़ेगा। इसके लिए फिर से एक बार लाता हूं आपके सामने। ये अपडेट होना बहुत जरूरी रहता है। चलिए खैर, जीवन में भी यही है, अगर आप कभी भी अपनी तैयारी को बीच में ब्रेक देते हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ता है, फिर इसी टाइप से रुक जाती है लाइफ और फिर कुछ समय लग जाता है उसे अपडेट करने में। तो इसलिए रुकिए नहीं, बस चलते रहिए, चाहे कुछ हो, आज हार तो कल जीत होगी, ये तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नाम था गुलजार संपूर्ण सिंह कालरा। 2002 में श्री गुलजार जी को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है इससे पहले, और 2013 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2004 में पद्म भूषण। इससे पहले उनके अवार्ड भी जरूरी थे, इस वजह से लाया। अच्छा, जहां तक ज्ञानपीठ की बात है,
ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 की बात की जाए तो वो दामोदर मौजो जी को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था, ये गोवा की भाषा है। तो 2022 का ज्ञानपीठ दामोदर मौजो कोंकणी भाषा के लिए। और प्रथम ज्ञानपीठ तो आपको बिल्कुल रटा पड़ा होगा पहले से, यह 1965 में मिला था जी शंकर क्रूप जी को मलयालम के लिए, पहला ज्ञानपीठ 1965 में। अच्छा, इससे पहले भी यहां पर ज्ञानपीठ का जिक्र हो रहा है। अच्छा, हिंदी के लिए अगर हिंदी है तो पहला ज्ञानपीठ कहे तो सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में मिला था चिदंबरा रचना के लिए। ये हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ है, क्योंकि उत्तराखंड से सुमित्रा नंदन पंत वैसे भी आपको जानना था। और प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार कहें तो आशा पूर्णा देवी, बांग्ला भाषा के लिए मिला था उनको। और अंग्रेजी के लिए पहला ज्ञानपीठ कहा जाए तो अमिताभ घोष जी को 2018 में मिला था। तो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, पहला ज्ञानपीठ किसको मिला, हिंदी में पहला ज्ञानपीठ किसे मिला, अंग्रेजी में किसे मिला, और पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली, 57वें 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता और वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। पूरा डिटेल था हमारे पास इसका। अब आगे बढ़ जाते, तीसरा टॉपिक शुरू हो रहा है। चलिए, तीसरा टॉपिक यहाँ पर फिर से इंडेक्स से है मेरे ख्याल से। इंडेक्स तो मैं हर बार आपके सामने रखता ही हूँ, और कुछ समय बाद यानी 1-2 महीने बाद मैं पूरी इंडेक्स लाऊंगा, 1 साल की पूरी डिटेल कब क्या हो रहा है। फिलहाल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कुल 180 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो 93वां। थोड़ा सुधार लिखा हुआ है, मतलब पिछले बार से थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में अब भारत 93वें स्थान पर है 180 देशों की सूची में। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। तो सीपीआई द्वारा इंडेक्स की शुरुआत कब हुई थी, तो 1995 में इसकी शुरुआत हुई है। 1995 से मतलब ये रिपोर्ट आ रही है। और 2022 में भारत की रैंकिंग 85 थी और उसका टोटल स्कोर था 40वां। इस बार थोड़ा सा सुधार हुआ है, तो 2023 में इसका स्कोर 39 हो गया है और उसका स्थान आ गया है 85 से 93। तो इस बार और पिछली बार का भी डिटेल हमारे पास, ये 93 और पिछली बार का था 85, और पिछली बार का जो टोटल स्कोर था 40 और इस बार का 39। इसके बेस पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सुधार हुआ है। अच्छा, प्रथम स्थान पर डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, अधिकतर यही देश रहते हैं। अंतिम स्थानों में अफगानिस्तान 162वां स्थान और सोमालिया अफ्रीका का सबसे अंतिम स्थान है 180वां। तो ये ऐसी स्थिति है, सोमालिया अफ्रीकी देश है, अफगानिस्तान 162वें स्थान पर। तो ये अंतिम स्थान वाले देश हैं, सोमालिया और अफगानिस्तान। अच्छा, नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन अब हमारे पास है। 12 से 17 फरवरी 2024 में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP 16, वैसे हमने पर्यावरण के क्षेत्र में कॉप तो सुने हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, लेकिन यहां पर अब प्रवासी प्रजाति संरक्षण के मामले की बात हो रही है। CMS COP 16 का आयोजन कहां हुआ है, तो उज्बेकिस्तान, समरकंद में हो रखा है, उज्बेकिस्तान मध्य एशियाई देश। तो इसका स्लोगन क्या था, नारा क्या था, तो CMS COP 14 का जो नारा था इस बार उज्बेकिस्तान समरकंद में, वो था प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती, ये था इसका स्लोगन। और उद्देश्य क्या है CMS COP का, तो संपूर्ण क्षेत्र में स्थलीय, समुद्री और पक्षी प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण करना, और उन पक्षियों पर जिस पर संकट हो उसी को इसका मस्कट घोषित किया जाता है। तो इस बार इसका मस्कट था हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। और CMS की बात की जाए तो CMS UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत एक अंतर सरकारी संधि है जिसे बॉन कॉन्वेंशन भी कहा जाता है, और भारत 1983 से CMS का सदस्य रह चुका है। तो बस, तो CMS है क्या, तो UNDP के अंतर्गत अंतर सरकारी संधि है जिसे बॉन कॉन्वेंशन कहते हैं, और भारत 1983 से इसका मेंबर रहा है, इसकी स्थापना के समय से ही। और इस बार इसका जो कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन हुआ था वो हुआ था उज्बेकिस्तान के समरकंद में, प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन। तो COP 14 है, ध्यान रखिएगा। और पर्यावरण से संबंधित तो COP 28 के आसपास है हम लोग अभी। अच्छा, एक टॉपिक जो यहां पर अभी हाईलाइट नहीं है तो इसको मैं फिर से कवर कराऊंगा। अच्छा, दूसरा जो यहां पर दिख रहा है, 14वें वित्त आयोग के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं,
सॉरी 16वें वित्त आयोग के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये आंसर है अरविंद पनगड़िया, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और ये बना है 31 दिसंबर 2023 को। अन्य सदस्य और कार्यकाल 2026 से 31 तक का इसका कार्यकाल रहेगा और 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन हुआ है। तो ये इस बार 25 से 30 नहीं बल्कि 26 से 31 को हो तो अच्छा रहेगा। और जो इसके अन्य सदस्य हैं वो यहाँ पर जो नाम दिख रहे हैं हमें, अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू पूर्णकालिक सदस्य, डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष, डॉक्टर सौम्य कांति घोष और सचिव बने हैं श्री ऋत्विक रंजनम पांडे। तो उसके सदस्य और अन्य सदस्य सचिव भी यहाँ पर हमारे पास हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बैडमिंटन एशिया कप 2023-24 की विजेता टीम कौन सी है? तो बैडमिंटन एशिया कप है पूरा 2023-24 की विजेता टीम तो भारत। तो हमारे लिए ये बैडमिंटन एशिया कप आया इस बार, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसका आयोजन हुआ है शाह आलम ग्राउंड में मलेशिया में और 18 फरवरी 2024। फाइनल मैच भारत और थाईलैंड के बीच खेला गया था और भारत ने उसे 3-2 से जीता था। और भारतीय टीम की जो नेतृत्व करने वाली हैं वो है पीवी संधू। तो बैडमिंटन एशिया कप 2023-24 भारत के खाते में आया है थाईलैंड को पराजित करने के बाद और आयोजन मलेशिया में हुआ है साउथ ईस्ट एशिया में। तो पीवी संधू टीम का नेतृत्व कर रही थी। महिला टीम ने 5वीं बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और पहली बार ही कोई अवार्ड जीता है और वो भी जीत गई है। पुरुष टीम ने इससे पहले 2016 और 2020 में भी कांस्य पदक जीते हैं। मतलब पुरुष टीम ने तो 2016 और 2020 में कांस्य पदक जीते हैं, लेकिन महिला टीम ने पहली बार ही सीधे स्वर्ण पदक ही जीता था। तो ये खुशी की बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 66वें ग्रेमी अवार्ड्स 2024 में भारत ने कुल कितने पुरस्कार जीते हैं? ग्रेमी का मतलब ग्रामोफोन अवार्ड है इसका। अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिए जाते हैं। इनकी शुरुआत 1959 से हो रही है। ग्रेमी अवार्ड बहुत पुराने हैं, मतलब 1959 से इनकी शुरुआत की जा रही है, तब से दिए जा रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा था कि इस बार भारत के संगीतकार काफी सुर्खियों में इसके लिए, तो वो बड़े नाम जो आ रहे हैं भारत की तरफ से। भारत के संगीतकार है तबला वादक श्री जाकिर हुसैन जी, 3 ग्रैमी। बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया के भतीजे हैं, 2 ग्रैमी। गायक श्री शंकर महादेवन जी और सेल्वा गणेशन विनायक राव और गणेश राजगोपालन, ये भारत के स्टार हैं जो इस बार ग्रैमी अवार्ड में विजयी रहे हैं। भारत के फ्यूजन बैंड शक्ति को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है, जिसमें शंकर महादेवन, जॉन मैकघलेन और जाकिर हुसैन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन शामिल हैं। शक्ति ने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए 2024 का ग्रैमी जीता है। तो ध्यान रखिएगा किसने जीता है, तो शक्ति बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, फ्यूजन बैंड शक्ति ने, और एल्बम है दिस मोमेंट 2024 का ग्रैमी अवार्ड। जाकिर हुसैन के पहला ग्रैमी पश्तों के साथ सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ समकालीन वाद्य एल्बम एज वी स्पीक के लिए जीता है। कुछ खास बातें जो इससे संबंधित हो सकती हैं या संभावित प्रश्न बन सकते हैं, तो वो चीजें। और इसी में सिंगर माइली साइरस का नाम आया था, जिन्होंने अपने करियर का पहला ही ग्रैमी जीता था बहुत कम उम्र की में। और भारत की तरफ से 1968 में रविशंकर प्रथम भारतीय ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में बेस्ट मीट्स ईस्ट नामक एल्बम हेतु जीता था। तो उनका एल्बम था बेस्ट मीट्स ईस्ट। और रविशंकर, अनुष्का शंकर और रविशंकर का संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है भारत में। नेक्स्ट एक और नाम है नीला वासवानी ने मलाला यूसुफजई की आत्मकथा आई एम मलाला के ऑडियो बुक कथन के लिए ग्रैमी जीतकर इतिहास रच दिया है। और 2015 में सर्वश्रेष्ठ बच्चों के एल्बम हेतु ग्रैमी जीता था उन्होंने। तो इससे पहले भी बड़े बड़े नाम आए हैं भारत की तरफ से। नीला वासवानी आई एम मलाला ऑडियो बुक कथन ग्रैमी अवार्ड जीता 2015। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले जो इस बार हाईलाइट है भारत की तरफ से, वो बड़े नाम। नेक्स्ट टॉपिक है 20 फरवरी 2024 को 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया है? तो व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ दोनों आ गया। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, पागल खाना उनकी रचना है, 32वां ज्ञान सम्मान मिला है इनको। हालांकि 32वां और 33वां एक साथ मिले हुए हैं, तो 32वां तो इनको मिल गया है और 33वां व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती को।
उनकी रचना है यादें यादें और यादें। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की रचना है पागल खाना। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया गया है, ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो रूप में था कि 20 फरवरी 2024 को 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया है, तो 32वां मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, 32वां, और उनकी रचना है पागल खाना, के बिरला फाउंडेशन की तरफ से। और दूसरा 33वां अगर पूछे तो 2023, ये है पुष्पा भारती, यादें यादें और यादें उनकी रचना है। मतलब 2024 में जो व्यास सम्मान मिला है वो 2022 और 2023 के लिए मिला है। अगर 2022 के लिए पूछेगा तो ज्ञान चतुर्वेदी को, और 2023 के लिए पूछेगा तो पुष्पा भारती को। दोनों की रचनाएं पूछेगा तो पागल खाना और यादें यादें। और व्यास के लिए एक लाइन और है यहाँ पर कि प्रथम व्यास पुरस्कार 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। वो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी उनकी रचना थी। 1991 से व्यास सम्मानों की शुरुआत हुई। चलिए कुछ और क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा किस देश से यूपीआई रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो यूएई। अब आजकल काफी सुर्खियों में हमारे और यूएई के संबंध। तो संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात से यूपीआई रुपे कार्ड लॉन्च किया है उन्होंने। चुनावी बॉन्ड योजना आजकल खूब सुर्खियों में थी चुनाव से पहले। चुनावी बॉन्ड योजना इलेक्ट्रोल बॉन्ड को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना जा रहा है इसे। हालांकि इसकी शुरुआत 2018 से लगातार चल रही थी, 2017 से इसकी शुरुआत हो गई थी और 2018 में इसे लागू कर दिया गया था चुनावी बॉन्ड योजना को। और इसमें इस बार इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। राजनीतिक पार्टियां इसका काफी फायदा उठाती हैं इसलिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये बड़ा टॉपिक है अपने आप में। क्वाड विल QUAD किस देश द्वारा पारित किया गया है? तो USA। क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसका गठन 2017 में हुआ है। इसमें साथ ही भारत सहित और वो जो 3 पड़ोसी देश हैं, यानी टोटल 4। इसका उद्देश्य संयुक्त सहयोग द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी तथा मजबूत चीन का प्रभुत्व कम करना। जो हमारा मित्र या हमारा पड़ोसी देश चाइना है, उससे हमारा जो तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, उसके मद्देनजर क्वाड आज की डेट में एक महत्वपूर्ण संगठन है जो चीन के लिए चुनौती साबित हो सकता है। और 2017 में इसका गठन कर दिया हम लोगों ने। और इसमें भारत के साथ अमेरिका, जापान, ये देश भी शामिल है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? फिर से एक इंडेक्स का टॉपिक है। इस बार भारत की रैंक आई 85। 2023 में रैंक 64 या 84 थी। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी पासपोर्ट उपलब्ध कराने के मामले में भारत की रैंक 85 है इस बार, ध्यान रखिएगा। पिछली बार 84 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ओपेनहाइमर। और बेस्ट डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। इन्होंने जो मूवी बनाई हो परमाणु बम के जनक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर या ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित किताब उनकी मूवी है, और इसलिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। तो ओपेनहाइमर महत्वपूर्ण टॉपिक बनेगा अभी। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान और बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर हैं कौन? तो परमाणु बम के जनक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उनके जीवन पर ये मूवी बनाई गई, इसलिए इसको बाफ्टा पुरस्कार 2024 दिया गया। बाफ्टा यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा इस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। चलिए और देख लेते क्वेश्चन जो यहां पर दिख रहे हैं। 21 फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 21 फरवरी 2000 मातृभाषा दिवस होता है 21 फरवरी को। इसकी थीम क्या थी पूछा है, तो बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत, बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ। इसकी शुरुआत 1999 से यूनेस्को ने की थी। मातृभाषा दिवस मनाने की शुरुआत 1990 से यूनेस्को द्वारा की गई है, और इसका थीम इस बार था बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो 2024 लिखा हुआ है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया।
इस बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया है। उपविजेता भारत, चूंकि फाइनल वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था, इस बार फिर से हराया है। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। भारतीय कैप्टन उदय सहारन थे, 397 रन, सबसे ज्यादा रन भी बनाए थे उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी हम उपविजेता टीम रहे हैं। चलिए, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप इस बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है कुल मिला के, हमें हराकर, और इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हो रखा है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाला उत्तर पूर्व का प्रथम राज्य, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आजकल काफी सुर्खियों में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, तो इसका उत्तर पूर्व का पहला राज्य पूछेगा तो सिक्किम है। ओपीएस 2004 में बंद कर दी गई थी, उसके बाद फिर अलग अलग स्टेट अपने अपने हिसाब से इसकी फिर से शुरू कर रहे हैं इसको। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो एक संस्था आपकी यहाँ पर है, NIMHANS, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान मंत्रालय, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के योगदान के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। और इसकी शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2019 में की गई थी, और तब से लगातार दिया जा रहा है, और इस बार इसे मिला है निम्हांस या निम्हांस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौसम संबंधी छोटी से छोटी जानकारी हेतु फरवरी 2024 में इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह भेजा गया है? तो इनसेट 3DS, मौसम संबंधी छोटी से छोटी जानकारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी द्वारा महिलाओं को प्रौद्योगिकी और नवाचार बढ़ाने हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? महिलाओं में इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल? तो स्वाति पोर्टल। तो स्वाति पोर्टल का संबंध किससे है और किसने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी ने शुरू किया है। किसके लिए? महिलाओं में नवाचार बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, किस यूरोपीय राष्ट्रपति द्वारा फरवरी 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हंगरी की राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था अभी, और उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने किसी एक मित्र की सहायता की थी, और जो कि असंवैधानिक था, इस वजह से उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। जैव विविधता विरासत स्थल घोषित गुप्तेश्वर वन कोरापुट किस राज्य में है? तो अभी जैव विविधता स्थल घोषित किया है इसे, तो गुप्तेश्वर वन को, कहां है गुप्तेश्वर वन? तो ओडिशा में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है इसमें, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है इंडियन करंट अपडेट्स। किस देश में भारत की यूपीआई रुपए कार्ड तत्काल भुगतान प्रणाली लॉन्च की गई अभी? तो इसका आंसर है श्रीलंका और मॉरिशस में। कुल 7 देशों में अब तक ये हो चुका है, तो अभी फिर से श्रीलंका और मॉरिशस ने भी इसे शुरू किया है। अच्छा, नंद किशोर यादव का संबंध किससे है? तो ये विधानसभा स्पीकर बने अभी, कहाँ के? तो बिहार के। बिहार में काफी उठापटक हुई थी और नीतीश कुमार जी फिर से बीजेपी में आ गए थे। उस दौरान विधानसभा का कार्यकाल भी पूरा हुआ था, तो विधानसभा स्पीकर का तो नए बने थे नंद किशोर यादव जी। 2024 में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 200वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था, तो 2024 और 1824, तो 200वीं जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू धाबी, जो कि काफी सुर्खियों में था इस बार मंदिर, अबू धाबी में बनाया गया प्रथम हिंदू मंदिर कहते हैं इसे। तो इसका नाम एक्चुअल में किस संस्था ने जिसे बना रहा है? इसका पूरा नाम ही है बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, BAPS का उद्घाटन कब हुआ है? तो इसका उद्घाटन 14 फरवरी बसंत पंचमी के दिन मोदी जी ने किया है, भारतीय प्रधानमंत्री जी ने। और UAE के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं मोहम्मद बिन राशिद अल नहयान थे। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कब किया है? तो बसंत पंचमी को, 14 फरवरी को। उसका नाम है बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, इसने बना रखा है ये नाम, ये मंदिर। PM मोदी द्वारा श्री कल की धाम मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो उत्तर प्रदेश के संभल में रखी गई है, और उसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णन जी थे। कल की धाम मंदिर। ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया है? तो अभी सुनील मित्तल जी को, भारतीय इंटरप्राइजेज के ऑनर, उनको ये सम्मानित किया गया था। भारत के मैया बंदरगाह और बांग्लादेश के किस बंदरगाह के मध्य मैया अरीचा मार्ग जहाजों की आवाजाही को हरी झंडी मिल चुकी है? तो सुल्तानगंज बंदरगाह बांग्लादेश का, यहाँ पर जहाजों की आवाजाही को हरी झंडी दे दी गई है। तो मैया अरीचा मार्ग किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024, ये भी सुर्खियों में था भारत की तरफ से, इस वजह से शायद प्रश्न बना हुआ। रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो भारतीय पंकज चटर्जी है। तो ये क्या है, किस पर किताब लिखी है? तो एक ले दीवान डी स्टॉलिन का बंगाली अनुवाद, स्टॉलिनर दीवान, मतलब पंकज चटर्जी ने किया है कि ले दीवान डी स्टॉलिन का बंगाली में अनुवाद कर रखा है, उसका नाम है स्टालिनर दीवान, इसके लिए मिला है उनको। और असली में इसके लेखक जो ये ले दीवान डी स्टॉलिन है, इसके लेखक हैं जीन डैनियल वाल्टमैन, और इन्होंने सोवियत संघ रूस के राष्ट्राध्यक्ष स्टॉलिन के बारे में लिखा है। तो काफी हाईलाइट रही है किताब, और इस बार पंकज चटर्जी ने इसका बंगाली में अनुवाद किया और उसके लिए उन्हें रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिम बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 5.1% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा चूंकि हर टॉपिक में काफी सुर्खियों में रहता है। अच्छा, नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2024, भारत रत्न। तो इसमें पद्म पुरस्कार 2024 कितने कितने लोगों को दिया गया, इस टाइप का भी प्रश्न बनता है। तो ये वैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ा रखा था, लेकिन फिर भी खासकर भारत रत्न पर एक नजर मारेंगे हम लोग, क्या क्या, क्योंकि ये भारत का टॉपिक है। तो भारत रत्न एक तो जैसे भारत रत्न 2024 तो कर्पूरी ठाकुर जी को तो 23 जनवरी को ही दे दिया गया था मरणोपरांत भारत रत्न, लेकिन उसके बाद फिर लगातार यहाँ पर श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को 7वें उप प्रधानमंत्री थे भारत के, उनको 2002 से 2004 के बीच जो उप प्रधानमंत्री रहे उनको भी मिला। फिर श्री पीवी नरसिंह राव जी को भी दिया गया 9 फरवरी 2024 को, वे 9वें प्रधानमंत्री रहे मरणोपरांत, भारत रत्न मिला उनको। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी 9 फरवरी 2024 को इनको भी दिया गया, मतलब 9 फरवरी को इन लोगों को दिया गया था। अच्छा, चौधरी चरण सिंह 9 फरवरी 2024 को इनको भी दिया गया, 5वें उप प्रधानमंत्री और 3रे उप प्रधानमंत्री रहे, मरणोपरांत भारत रत्न मिला है इनको भी। तो किसको किसको मरणोपरांत भारत रत्न मिला अगर आ जाए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ध्यान से। तो चौधरी चरण सिंह तो ये मरणोपरांत भारत रत्न, उसके अलावा प्रधानमंत्री वीपी नरसिंह राव मरणोपरांत भारत रत्न, बल्कि एम एस स्वामीनाथन भी मरणोपरांत हैं, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है 2023 में। अच्छा, लाल कृष्ण आडवाणी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपने कार्यकाल मतलब अपने जिंदा रहते ही पुरस्कार मिला है, और मरणोपरांत ये भी कर्पूरी ठाकुर, मतलब अधिकतर मरणोपरांत भारत रत्न है। तो कब कब पहली बार घोषित हुआ है? तो स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी के लिए, और उसके बाद 4 बड़े नाम, यानी टोटल 5 लोग हैं। थोड़ा सा इनसे संबंधित प्रश्न जो खास है, जैसे एम एस स्वामीनाथन किसी भी क्षेत्र में किसी भी सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है, उनका मूल नाम है मनकुम्मु संबा शिवन स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है उनको। पुरस्कार जो उनको मिले हैं अभी तक भारत सरकार या भारत से अलावा कहीं भी, वो है 1971 का सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे, यानी कृषि का नोबेल पुरस्कार कहते हैं उसे, मैग्सेसे पुरस्कार। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, भारत की तरफ से पहला ही विश्व खाद्य पुरस्कार जीतने वाले हों। अच्छा, और नाम लेंगे तो अमेरिका में टाइलर पुरस्कार मिला था 1991 में, पर्यावरण तकनीकी हेतु जापान का होंडा पुरस्कार मिला 1994 में, फ्रांस द्वारा कृषि में ऑर्डर टू मेरिट एग्रीकल्चर एग्रीगोल, अमेरिका द्वारा हेनरी शॉ पदक, मतलब उनके अवार्ड यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिलेंगे आप। 99 में वोल्वो इंटरनेशनल ईयर एनवायरमेंट पुरस्कार और यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक। भारत द्वारा पद्म विभूषण कब मिला है? तो 1989 में, पद्म भूषण मिला है 1972 में, और पद्मश्री मिला है 90, यानी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और अब भारत रत्न। तो बहुत बड़ा नाम था ये, और इनकी खास विशेषता ये थी कि 1999 में टाइम पत्रिका द्वारा 20वीं सदी के 20 सबश्रेष्ठ प्रभावशाली व्यक्तियों में वो रहे हैं। ये थे एम एस स्वामीनाथन। अच्छा, लाल कृष्ण आडवाणी जी किससे जुड़े हुए हैं? तो 8 नवंबर 1929 को जन्म हुआ है कराची में, पर उनकी पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ, और दूसरा नजरबंद लोकतंत्र, ये खास ध्यान रखने अभी जो आपको ध्यान रखना है। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे थे 1973 से 77 तक, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1986 से लेकर 91 तक, उनकी खास बातें। और फिर जिसके लिए वो याद किए जाते हैं वो है अमर रामनाथ यात्रा, राम रथ यात्रा 1990, सोमनाथ से अयोध्या और बिहार के समस्तीपुर में उनकी गिरफ्तारी हुई थी जब, तो उसके लिए उन्हें याद किया जा रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री रहे 1999 से 2002, और भारत के उप प्रधानमंत्री रहे 2002 से 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्पूरी ठाकुर
1924 में बिहार समस्तीपुर के पितौजिया गांव में उनका जन्म हुआ था और समाजवादी दल के सदस्य के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 1970 में। और दूसरी बार भी बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे थे, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे कर्पूरी ठाकुर। चलिए किसान नेता चौधरी चरण सिंह के बारे में कि वो 1902 में उनका जन्म हुआ था और 1987 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उत्तर प्रदेश नूरपुर के रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री का कार्यकाल अगर पूछेगा तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जो उनसे हो सकते हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसान नेता हैं और वो भारत के प्रधानमंत्री कब रहे, अगर इस टाइप का प्रश्न बनाए तो 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 यानी गैर कांग्रेसी सरकार के कार्यकाल के दौरान, वो भी मोरारजी देसाई के बाद। पुस्तकें उनकी शिष्टाचार, एबोलिशन ऑफ जमींदारी उन्मूलन पर लिखी है, लीजेंड्स प्रोप्राइटरशिप, भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, इसके कारण और निदान, इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशंस, ये उनकी पुस्तकें हैं। 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह जी और केंद्र सरकार में गृह मंत्री रहे 1977 से 78 के दौरान। और मंडल आयोग आपको काफी सुर्खियों में रहा था तथा अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करने का श्रेय भी जाता है उन लोगों को। अच्छा चलिए, और जो योगदान उनका है 1979 यानी 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस यू के सहयोग से देश के 5वें प्रधानमंत्री और संसद का एक बार भी सामना किए बगैर त्यागपत्र दे दिया था, ये भी प्रश्न बनता रहता है उनके बारे में। ऐसे ही पीवी नरसिम्हा राव जी, पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव, जन्म और मृत्यु का टाइम पीरियड 1921 से लेकर 2004, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और 1991 से लेकर 96 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के। 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे इससे पहले, और फिर केंद्र में जो बड़े बड़े पद मिले उन्हें, विदेश मंत्री का पद मिला 80 से 84 और गृह मंत्री का पद मिला उन्हें, रक्षा मंत्री का पद मिला, मानव संसाधन विकास मंत्री का पद, ये सारे ऊंचे पद उन्हें प्राप्त किए भारत में। और एक पुस्तक है उनकी द इनसाइडर, 1992 में जब बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी उस समय वो प्रधानमंत्री थे, उसी पर आधारित एक पुस्तक है। तो ये थे हमारे खास टॉपिक। एक टॉपिक जो वहां पर नहीं आ पाया था उससे वो टॉपिक था 2 फरवरी 2024 को जो हम अंतर्राष्ट्रीय या फिर वेटलैंड दिवस मनाते हैं। वेटलैंड चूंकि मैंने पढ़ा ही रखा था पहले से टॉपिक, इस वजह से वेटलैंड टॉपिक जो वहां पर हमने छूट रहा था तो इसको यहाँ पढ़ाने की जरूरत भी नहीं थी वैसे भी, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा हो गया है और ये जो खास महत्वपूर्ण टॉपिक थे, खास इसमें 10-12 टॉपिक, वो बहुत ध्यान रखने आपने। कुछ खास बातें भी थी, इसमें ज्ञानपीठ और व्यास पुरस्कार भी था और कुछ खेल से संबंधित भी थे। और ये जो टॉपिक यहाँ पर नहीं आ पाया था जिसको मैं दिखा रहा था, तो इसको हमने यहाँ पर लेना भी नहीं था क्योंकि ये वेटलैंड से संबंधित था और ये रामसर साइट के बारे में बताना था। इससे संबंधित मैंने एक टॉपिक पहले पढ़ा रखा आपको, तो वहाँ से भी आप उसको कंप्लीट तरीके से बना भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक जो फरवरी 2024 का करंट अपडेट्स था, इंडियन करंट अपडेट्स, इसे कराना बहुत जरूरी हो रहा था, इस वजह से इसे आज कराया है। तुरंत ही फिर एक और वीडियो के साथ मिलूंगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।